नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण क्लास 7 के लेसन नंबर 4 संधि का आज मैं विसर्ग संधि लेके आई हूँ, जिसको आज हम पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है। आइए, इसके पहले व्यंजन और स्वर संधि दोनों ही ले चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा हमारा पहले वाला वीडियो ओपन करके। चलिए, विसर्ग संधि में हम देखते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन विसर्ग संधि का। येलो जो बॉक्स है बच्चों, येलो वाले पट्टी में देखिए दिखाई दे रहा है, जो लिखा है ये डेफिनेशन है विसर्ग संधि का। देखिए, हम इसको पढ़ते हैं। विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि पहले विसर्ग रहेगा और प्लस के बाद स्वर या फिर व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग में होगा परिवर्तन, और उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, दिखाती हूँ मैं। चलिए देखिए, पहले देखिए परिभाषा में बता रहा है कि यहाँ पे देखिए पहले रहेगा, यहाँ पे तो प्लस रहेगा, आगे रहेगा यहाँ हमेशा विसर्ग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्वर या फिर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो जो परिवर्तन होगा बच्चों, जो चेंज होगा इस विसर्ग का होगा, और ये विसर्ग ही अलग अलग रूप में चेंज हो जाता है। जैसे कभी विसर्ग का ओ हो जाता है, कभी विसर्ग र हो जाता है, इस तरह से बदलता है। कभी स में बदल जाता है विसर्ग, इस तरफ से चेंज होता रहता है। कभी अनुस्वार में बदल जाता है विसर्ग। इस तरह से होती है विसर्ग संधि की। चलिए, आइए देखते हैं। अब इसके एक उदाहरण दिया हुआ है। जैसे देखिए, मनः प्लस बल से मनोबल बना है, और दूसरा में दिया हुआ है नमः प्लस कार से नमस्कार बना है बच्चों। देखिए, यहाँ पे प्लस के पहले देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए प्लस के पहले जो दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए विसर्ग है, प्लस प्लस है, और उसके बाद से यहाँ पे ब है, तो ये विसर्ग जो है ब आया है, तो विसर्ग जो बदला है वो ओ के रूप में बदला है बच्चों। तो ये मनोबल हो गया है, मनो प्लस बल से मनोबल बन गया है। और देखिए इसका वाला, देखिए यहाँ पे नमः प्लस कार है बच्चों, तो नमः प्लस कार से देखिए यहाँ पे प्लस के पहले जो विसर्ग दिया हुआ है, और यहाँ पे क दिया हुआ है, तो ये विसर्ग जो है बच्चों आधा स में बदला हुआ है, आधा स में, तो इसलिए यह जो हो गया है आपका नमस्कार हो गया है। आइए, यह होता है विसर्ग संधि की परिभाषा, इस तरह से होती है विसर्ग संधि। आगे देखते हैं। विसर्ग संधि के नियम देखेंगे कि कौन कौन से नियम होते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होता है विसर्ग संधि में। पहले नियम में देखेंगे हम बच्चों। पहला नियम दिया हुआ है, यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य व र ल ह में से कोई व्यंजन हो, तो विसर्ग ओ रूप में बदल जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों, देखिए बता रहा है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखिए अभी दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि ये प्लस है, प्लस के पहले यहाँ पे विसर्ग है, और उसके पहले अ या फिर आ स्वर है विसर्ग के पहले, और बाद में यहाँ पे वर्गीय व्यंजनों में से वर्गों का तीसरा चौथा और पांचवा, अर्थात जो आपका क च
ट त प जो होता है वर्गी व्यंजन, तो उसका क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, उसी तरह से च वर्ग का भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और उसी तरह से ट वर्ग का भी तीसरा चौथा पांचवा, और त वर्ग का भी तीसरा चौथा पांचवा, और प वर्ग का भी तीसरा या चौथा या फिर पांचवा कोई भी वर्ण आए, या फिर अंतस्थ व्यंजन य व र ल और फिर ह स्वर आए यहाँ पे, तो आपका जाके ये जो यहाँ पे है तीसरा चौथा या पांचवा वर्गीय व्यंजन का, या फिर य व र ल या फिर ह विसर्ग के बाद आए, तो ये जो है हमारा विसर्ग बच्चों, ये विसर्ग जो है हमारा ओ के रूप में बदल जाएगा, ओ के रूप में। आइए देखते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। चलिए देखते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, तपह प्लस बल से तपोबल बन गया। देखिए तपह है और बल है, तो तपोबल बना है। कैसे बना है देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पे विसर्ग है और प्लस प है, तो प में हमारा क्या है, अ स्वर है। तो और इधर देखिए ब है, अर्थात प वर्ग का प फ व अर्थात तीसरा वर्ण है प वर्ग का। तो हमारा देखिए तीसरा चौथा पांचवा बोला था कि कोई भी हो सकता है तीसरा चौथा पांचवा वर्गीय व्यंजन में से, तो ये तीसरा है ब। तो ब जो है अब कैसे बदलेगा, ये विसर्ग जो है बच्चों, ब तो नहीं बदलेगा, लेकिन अब ब आया है तो ये विसर्ग जो है वो ओ के रूप में बदलेगा, ओ के रूप में विसर्ग जो है ओ हो जाएगा। तो इसीलिए जो नया शब्द बना है तो ओ तपोबल बन गया। ओ की मात्रा लग गई प पे, तो तपोबल बन गया। ऐसे होगा बच्चों। इसी तरह से देखिए मनः प्लस योग से मनोयोग हो गया। यहाँ मन है, विसर्ग है, न में अ है, और प्लस योग यह है अंतस्थ व्यंजन, और य आया है तो अंतस्थ व्यंजन य व र ल बोला है कि आएगा, तो विसर्ग के बाद तो भी ओ के रूप में ही बदलेगा, विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा, तो इसीलिए मनोयोग हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सरह प्लस वर है, सरोवर क्यों बना है, क्योंकि यहाँ विसर्ग है, प्लस र में अ स्वर आ रहा है, अर्थात पहले अ आ रहा है फिर विसर्ग आ रहा है, प्लस यहाँ पे व जो है अंतस्थ व्यंजन है, और तो अंतस्थ व्यंजन के साथ में भी जब विसर्ग का संयोग होगा तो ओ के रूप में बदलेगा, तो यहाँ पे ओ हो गया, तो सरोवर हो गया। तपह प्लस भूमि से तपोभूमि हो गया। देखिए ये जो है तपह में विसर्ग है, प्लस प में अ है, और उसके बाद से यहाँ भूमि जो है भ प वर्ग का प फ ब भ चौथा है, चौथा वर्ण आया है, तो भी आपका पांचवा भी आएगा चौथा भी आएगा, तो भी आपका ओ के रूप में ही बदलेगा वर्गीय व्यंजन का। क च ट त प जो आपका वर्गीय व्यंजन है उसका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। चलिए इस तरह से हम, ये जो रहा आपका पहला वाला नियम था बच्चों, कि पहले नियम में ऐसे होगा, विसर्ग ओ के रूप में बदलेगा यदि वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या फिर अंतस्थ व्यंजन य व र ल आए और ह आए, तो विसर्ग जो है ओ के रूप में बदल जाएगा। चलिए अब देखेंगे दूसरा नियम क्या बता रहा है विसर्ग संधि में। यदि विसर्ग के बाद च या छ व्यंजन हो तो विसर्ग का स, और ट ठ हो तो ये मूर्धन्य स, और त थ हो तो दंती स के रूप में बदल जाएगा।
इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। इसको हम देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे बता रहा है कि देखिए प्लस है, और यहाँ पे जो बता रहा है कि विसर्ग के बाद ये यहाँ विसर्ग है, और यहाँ पे च छ, देखिए यहाँ च और छ, तो ये विसर्ग जो है जो बदलेगा, च छ रहेगा तो ये स के रूप में बदलेगा, और उसके बाद से प्लस है, विसर्ग है, और यहाँ पे जो है दिया हुआ है ट ठ, ट और ठ, तो विसर्ग जो है आपका बदलेगा, जो वो इस वाले स के रूप में बदलेगा, मूर्धन्य स के रूप में। और देखिए त और थ रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, विसर्ग रहेगा, यहाँ पे त या फिर रहेगा आपका थ, तो जो बदलेगा स, वो जो स होगा आपका छोटा वाला स, अर्थात दंती स के रूप में बदल जाएगा। इसको हम देखेंगे। चलिए, ये आपका बता रहा है नियम दूसरा में, अर्थात त थ आए तो दंती स के रूप में, च छ आए तो तालव्य स के रूप में बदलेगा विसर्ग, और ट ठ आए तो मूर्धन्य स के रूप में विसर्ग जो है बदल जाएगा। ये बता रहा है आपके दूसरे नियम में। उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण दिया हुआ है आपका, देखिए नि प्लस चल से निश्चल बना, अर्थात विसर्ग आया प्लस के पहले। देखिए यहाँ पे ये विसर्ग आया, यहाँ पे नी प्लस चल में, तो जो नी प्लस चल में विसर्ग है प्लस यहाँ च आ गया, तो जो च है जो आपका, वो च नहीं, च तो वैसे ही रहेगा। ये जो इधर च आया है तो विसर्ग जो हमारा बदलेगा बच्चों, ये तालव्य स के रूप में बदलेगा, तो इसीलिए हमारा शब्द जो बना है ये निश्चल बना है। देखिए इसी तरह से यहाँ देखिए धनु प्लस टंकार जो है, धनु में विसर्ग है यहाँ, और यहाँ ट आया है, तो ये विसर्ग जो है हमारा बदला है बच्चों, इस वाले स के रूप में बदला है। तो नया जो शब्द बना है धनुष टंकार बना है। इसी तरह से देखेंगे। और आगे आगे देखिए यहाँ दिया हुआ है निह प्लस छल, छ के साथ में जब आया है विसर्ग, तो विसर्ग बदला है वो, देखिए इस वाले स के रूप में बदल गया है, तो इसीलिए ये निश्चल बना है। अब विसर्ग त के साथ में आया है, तो इस वाले स के रूप में विसर्ग जो है बदल गया है, छोटा स के रूप में। ये है आपका दूसरा नियम। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आइए देखते हैं। चलिए अब देखते हम तीसरा नियम क्या है। तीसरे नियम में हम देखेंगे बच्चों, देखिए ये रहा आपका तीसरा नियम। तीसरा नियम में बता रहा है कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स व्यंजन हो तो विसर्ग तो उसी रूप में बना रहता है या अपने आगे आने वाले व्यंजन में बदल जाता है। देखिए ये नियम तीसरा में बता रहा है। नियम तीसरा में बता रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस है, यहाँ विसर्ग है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये तीनों स जो है आएगा, तो एक बार तो ये विसर्ग जो है वैसे ही रह जाएगा, नहीं बदलेगा उस शब्द में, और दूसरी बार में ये जो स है उसी का आधा रूप लेके रह जाएगा, ये आधा ही रह जाएगा उसी तरह से। चलिए
तो ये उदाहरण दिया हुआ है आपका, देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ये उदाहरण है जो, देखिए बच्चों, ये रहा आपका उदाहरण। देखिए नि प्लस संदेश, तो देखिए क्या दिया हुआ है, नि है या विसर्ग है जो, और यहाँ पे जो संदेश है, सॉरी संदेह, तो ये विसर्ग है और संदेह है, तो एक बार तो विसर्ग वैसे ही आ जाएगा सेम टू सेम, और एक बार जो है विसर्ग जो है ये व्यंजन जो है उस प्लस के बाद उसी के रूप में ही रह जाएगा। तो ये व्यंजन पूरा है, तो जब विसर्ग के रूप में बदलेगा तो व्यंजन एक बार और आधा आधा आ जाएगा, वो वाला व्यंजन। तो इसको हम देखेंगे। और दूसरे वाला में देखिए दिखा रहा है, देखिए दूसरे वाले में दिखा रहा है दो मतलब विसर्ग है, और यहाँ पे ये वाला स है, तो एक बार तो वैसे ही रहेगा विसर्ग, और दूसरी बार में ये जो है विकल्प से ये जो स है प्लस के पीछे उसी का आधा रूप लेकर के आ जाएगा ऐसे। तो इसीलिए जो देखिए यहाँ दु प्लस शासन है, तो एक बार दुशासन बना है और दूसरी बार दुशासन बना है, ऐसे बनाए बच्चों। चलिए, ये नियम आपका तीसरा था। अब हम देखेंगे आगे के नियम में क्या बता रहा है। आगे है नियम चौथा। चौथे नियम में देखेंगे हम कि क्या बता रहा है। देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ या आ के अलावा कोई भी सॉरी चलिए देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो तो बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर य व र ल ह में कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का र में बदल जाएगा। ये पहले नियम से मिलता जुलता है बच्चों। इसमें यही बताने की कोशिश किया, पहले ओ के रूप में जो बदल रहा था, अब इसमें बता रहा है बच्चों। देखिए बता रहा है कि यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे जो है वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पे तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग वर्ण, और उसके बाद से यवरल यवरल तो जो है या फिर ह होगा तो विसर्ग जो है ये र के रूप में बदल जाएगा। र के रूप में, वहाँ पे ओ के रूप में बदल रहा था, इस नियम में र के रूप में बदलेगा विसर्ग। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। उदाहरण में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारा उदाहरण दिया हुआ है। देखिए नीह प्लस धन, अर्थात नीह में देखिए दिखाती हूँ करके तो समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है नीह प्लस यहाँ पे दिया, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था जैसे नी, और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है धन। तो देखिए ये चौथा है हमारा त वर्ग का चौथा है वर्ण, तो ये विसर्ग जो बदलेगा अब विसर्ग र के रूप में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। ये आपका पुराना पहला उदाहरण हो गया। अब देखिए, अब जब र के रूप में बदलेगा तो वो रेफ हो जाएगा। तो रेफ जो है सिरो रेख पे लगता है बच्चों। तो देखिए ये शब्द जो हमारा बना है नि प्लस धन से निर्धन बना है, निर्धन। ये देखिए रेफ के रूप में लगा है र। चलिए अब देखेंगे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है दु प्लस उपयोग, तो दुरुपयोग। देखिए
अब दुरुपयोग शब्द कैसे लिखेंगे? जो र जो उ आया है, स्वर आया है, यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे कोई स्वर भी सॉरी, यहाँ पे स्वर उ आया है तो विसर्ग जो है र के रूप में बदलेगा, तो उसमें जो उ का मात्रा आके लगेगा र में, तो इसीलिए पूरा रू हो जाएगा, तो ये हलंत हट जाएगा। तो इसीलिए शब्द जो बनेगा दुरुपयोग बनेगा, दुरुपयोग इस तरह से बनेगा। आइए देखते हैं आगे, और उदाहरण लेके दिखाती हूँ आपको। देखिए, दुह प्लस गुड़ जो है से दुर्गुण बना है, दुह प्लस गुड़ से दुह प्लस गुड़। अब देखिए यहाँ पे देखिए ग आया है, तो ग क ख ग अर्थात तीसरा। अब ये विसर्ग जो है र में बदलेगा, तो हमारा शब्द बनेगा दुर्गुण। ऐसे बनेगा। चलिए, ये आपका नियम 4 था। अब हम देखेंगे आगे क्या बता रहा है। आगे नियम है हमारा 5वां। 5वें नियम में हम जाएंगे। देखिए 5वां नियम क्या बता रहा है। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा विसर्ग के पहले आने वाले व्यंजन दीर्घ हो जाता है। देखिए इसमें क्या बता रहा है नियम में, कि यदि विसर्ग रहेगा प्लस है और उसके बाद से विसर्ग है और यहाँ पे आएगा र व्यंजन, तो ये र का विसर्ग जो है क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप होना मतलब छुप जाना, हट जाना। ठीक है, तो विसर्ग जो है हट जाएगा और जो है ये जो व्यंजन है बच्चों, इस पे जो भी मात्रा आया रहेगा वो दीर्घ रूप में हो जाएगा। चलिए, इधर कोई जो शब्द रहेगा विसर्ग के पहले उसकी मात्रा जो है दीर्घ हो जाएगी। हम देखेंगे उदाहरण तो क्लियर होगा। आइए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण दिया हुआ है हमारा, देखिए दिया हुआ है उदाहरण है यहाँ पे नी प्लस यहाँ दिया हुआ है रोग। तो देखिए अब जो है विसर्ग है हमारा और यहाँ पे देखिए र है, ये विसर्ग है और ये र है, तो विसर्ग का क्या बोला गया है, लोप हो जाएगा, अर्थात विसर्ग जो है छुप जाएगा। तो शब्द जो बनेगा कैसे बने, और ये न के पहले देखिए ये ह्रस्व ई आया है, तो अब दीर्घ ई में बदलेगा। तो देखिए ऐसे हो जाएगा नी, अब रो ग, निरोग शब्द बनेगा। ह्रस्व से दीर्घ में बदल जाएगा और विसर्ग जो है छुप जाएगा। अगर प्लस के बाद विसर्ग आए और प्लस के पहले कोई स्वर आए तो जो स्वर जो है वो दीर्घ रूप ले लेगा और र जो है वो विसर्ग जो है र आने से लोप हो जाएगा, अर्थात छुप जाएगा। चलिए देखते हैं। आइए अब देखेंगे हम नियम 6 में क्या बता रहा है। नियम 6 जो है बच्चों, यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई अ या आ से भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें बता रहा है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि प्लस है, विसर्ग है और विसर्ग के पहले, अर्थात देखिए विसर्ग के पहले यहाँ पे अ आए
और यहाँ पे कोई भी स्वर आए, भिन्न स्वर अ आ से, अर्थात ई आए या ए आए, कोई भी स्वर आए तो विसर्ग जो है वो क्या होगा, लोप हो जाएगा, छुप जाएगा। इसमें भी विसर्ग जो है छुप जाएगा। तो इसका हम एक उदाहरण देखेंगे। आइए देखते हैं उदाहरण करके। उदाहरण देखिए बच्चों, दिया हुआ है जैसे अतः प्लस एव। तो जो अतः दिया हुआ है तो विसर्ग है, विसर्ग के पहले इधर अ है, और देखिए प्लस के बाद जो है ए आया, अर्थात भिन्न स्वर आया, अलग, भिन्न मतलब अलग। तो देखिए विसर्ग जो है छुप जाएगा और जो शब्द है वैसे के वैसे ही इधर आ जाएगा, तो अतएव बन जाएगा। अतः प्लस एव से अतएव बन जाएगा। इस तरह से होगा, विसर्ग जो है छुप जाएगा। ये है आपका नियम 6। अब नियम 7 में जाएंगे तो नियम 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प व्यंजन हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इसमें बता रहा है कि विसर्ग है, जैसे दिया हुआ है प्लस है, उसके पहले यहाँ विसर्ग है, और इधर देखिए बता रहा है कि क आए या फिर प आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो विसर्ग के साथ में ही वो शब्द इक्वल टू के पीछे सेम आ जाएगा, विसर्ग के साथ ही। इसमें विसर्ग नहीं छुपेगा यदि क प आएगा तो विसर्ग के बाद। तो अब हम देखेंगे उसका उदाहरण। उदाहरण जैसे दिया हुआ है आपका प्रातः प्लस इधर दिया हुआ है काल। तो अब जो है देखिए यहाँ पे क आया है और यहाँ विसर्ग आया है, तो अब विसर्ग का लोप नहीं होगा, वो जैसे कि तैसे ही वो आ जाएंगे। ऐसे ही देखो प्रातः काल हो जाएगा, विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग उसी के साथ में ही आ जाएगा। देखिए प्रातः काल ऐसे बन जाएगा। इस बात को आपको खास करके ध्यान देना है। इसी तरह से अंतःकरण का भी ऐसे ही है, विसर्ग है, उसके बाद से देखिए प्लस के बाद क आया है तो विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग के साथ में ही वो शब्द जाके पीछे वाले शब्द से मिल जाएगा, तो अंतःकरण बन जाएगा। इस तरह से ये विसर्ग संधि आपकी समाप्त हुई। और आज तक हमने लेसन 4 का स्टार्टिंग से लेकर के अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, इसको हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या सीखे हैं हम। देखिए पहले में क्या सीखे थे हम, किसी शब्द की 2 ध्वनियों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात कोई भी शब्द है और उसकी 2 ध्वनियों के मिलन या मेल को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। संधि के परिणाम स्वरूप मिलने वाली ध्वनियों में परिवर्तन होता है। हाँ, संधि के परिणाम स्वरूप मिलने वाली ध्वनियों में परिवर्तन तो होता ही है। संधि के विपरीत ध्वनियों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात संधि के विपरीत जो संधि रहेगा और उसको जब हम उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग करेंगे तो उसको हम संधि विच्छेद कहेंगे। 2 स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। अर्थात जब प्लस के आगे स्वर हो और पीछे भी कोई स्वर हो और जो परिवर्तन होता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर दोनों के मेल में परिणाम स्वरूप होने वाला व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। अर्थात प्लस के पहले आपका व्यंजन रहेगा जिस पे हलंत लगा रहता है, और प्लस के पीछे कोई स्वर या फिर व्यंजन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद जो परिवर्तन होता है बच्चों, उसको हम व्यंजन संधि बोलते हैं। आइए
विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तथा परिणाम स्वरूप विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसमें बताया है कि प्लस के पहले विसर्ग रहेगा और प्लस के बाद कोई स्वर या व्यंजन रहेगा तो परिवर्तन जो होगा वो विसर्ग का होगा बच्चों, न कि उस स्वर या व्यंजन का। विसर्ग ही कभी ओ के रूप में, कभी र के रूप में, कभी ऐसे आपका बदलता रहता है। विसर्ग ही बदलता रहता है। चलिए, इस तरह से आपके रहे ये लेसन 4। अब हम जाएंगे इसके अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य में हम देखेंगे जो है आपका पहला क्वेश्चन है आपका, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक संधि के 5-5 उदाहरण लिखना है। तो आप जाएंगे आपके लेसन नंबर 4 के, तो स्टार्टिंग में ही आपको संधि का डेफिनेशन दिया हुआ है और उसके भेद दिए हुए हैं कि 3 भेद होते हैं। तो इस तरह से फिर आप लिख लेंगे और उनके 5-5 करके उदाहरण लिख लेंगे। चलिए, अब अंतर बताना रहेगा। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको पहला वाला दिया हुआ है, स्वर संधि में और व्यंजन संधि में अंतर स्पष्ट करना रहेगा। आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, एक तरफ लिखना पड़ेगा स्वर संधि और एक तरफ दूसरे तरफ लिखना रहेगा व्यंजन संधि। और उसमें आपको बुक में से आप देख के स्वर संधि की डेफिनेशन और व्यंजन संधि की डेफिनेशन लिखनी रहेगी और उसमें एक एक उदाहरण भी दे देना रहेगा। चलिए, दीर्घ संधि तथा वृद्धि संधि में भी ऐसे ही देना रहेगा और गुण संधि और यण संधि का भी इसी तरह से संधि विच्छेद क्या है और संधि क्या है इसका अंतर स्पष्ट करना है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 आएगा। 3 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, सही गलत का निशान लगाना है आपको। तो यहाँ दिया हुआ है जैसे संधि का अर्थ है 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन, अर्थात ये गलत दिया हुआ है। सिर्फ स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन नहीं होता है, व्यंजन का भी होता है और विसर्ग का भी होता है। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। संधि विच्छेद में ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पूर्व की स्थिति में रख देते हैं, ये बात सही है। अर्थात संधि के पूर्व की स्थिति में मतलब अलग अलग तोड़ तोड़ के रखते हैं संधि विच्छेद में, ये सही। स्वर संधि में केवल 2 स्वरों का ही संयोग होता है और व्यंजन संधि में केवल 2 व्यंजनों का, ये बात गलत है। व्यंजन संधि में केवल 2 व्यंजनों का नहीं होता है, स्वर और व्यंजन दोनों का होता है। और हम देखेंगे विसर्ग संधि में पहली ध्वनि विसर्ग होती है। ये चौथा नंबर दिया हुआ है, विसर्ग संधि में पहली ध्वनि क्या होती है, विसर्ग होती है, ये बात तो सही है। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ये भी सही है। और नरः प्लस इंद्र से नरेंद्र बनाए यण संधि का उदाहरण है, ये भी सही है। चलिए, अब का हम देखेंगे आगे देखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो देखिए हम देखेंगे इसको, संधि 2 स्वरों, 2 व्यंजनों अथवा 2 स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के मेल से ध्वनियों के मध्य होती है, दिया हुआ है। यहाँ पे आपको व्यंजन भरना है और स्वर भरना है। और उसी तरह से देखिए, मैं पहले से ही इसमें फिल कर दिया है हमने और आपको देख करके फिल कर लेना है। मैं इसे बस पढ़ दे रही हूँ। संधि की विपरीत प्रतिक्रिया जिसमें ध्वनियों को अलग अलग करके रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, जब ध्वनियों को अलग किया जाता है तो संधि विच्छेद कहलाता है। अब तीसरा नंबर है स्वर संधि के भेद है। स्वर संधि के कितने भेद है, तो 5 है, तो उनका नाम आपको लिख देना है। तो दीर्घ संधि दिया हुआ है, बीच में गैप है तो गुण संधि, फिर वृद्धि यण और लास्ट में गैप किया है तो वहाँ पे आयादी संधि फिल करना है। चलिए, अब देखेंगे यदि अ और आ स्वर के बाद री स्वर आता है तो दोनों के मेल होकर के क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो अ और आ री के साथ मिलता है तो अर हो जाता है। तो वहाँ पे आपका जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ पे अर भर देना है, अर को हम वहाँ पे फिल कर देंगे। चलिए, 5वां दिया हुआ है, यदि अ आ स्वर के बाद ओ और औ स्वर आता है तो दोनों के मेल से औ हो जाता है
और अब देखेंगे छठवां दिया हुआ है ई स्वरों के बाद जब भिन्न कोई स्वर आता है तो ई का यह हो जाता है। यह जो है यण संधि का दिया हुआ है उधर। अब देखिए जब क व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो क का परिवर्तन ग के रूप में हो जाता है, तीसरा वर्ण वर्गीय व्यंजन का हो जाता है। अब यदि म के बाद य और ल होता है तो म का अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब देखेंगे नीचे क्या दिया हुआ है, आपको संधि करना है। ये संधि विच्छेद किया हुआ है तो उसकी हमको संधि करना है। चलिए पुरुष धन अर्थी से पुरुषार्थी बना है, मनो प्लस हर से मनोहर बना है, सु प्लस सुप्ति से सुसुप्ति बना है। देखिए सुसुप्ति में जो है स जो है चेंज हो गया है, छोटा सा आया है तो वो जो है आपका मूर्धन्य स में चेंज हो गया है। रामः प्लस अयन से रामायण बना है और रामायण में न नहीं न का, क्योंकि न के पहले र जो आया है इसीलिए से ये ड़ के रूप में हो गया है तो रामायण लिखेंगे। सम प्लस योग से संयोग बना है, जगत प्लस जननी से जगजननी बना है, महा प्लस औदार्य से महोदार्य बना है, अनु प्लस अय से अन्वय बना है, पर प्लस उपकार से परोपकार बना है, मही प्लस ईश से महिष, गण प्लस ईश से गणेश, ब्रह्म प्लस ऋषि से ब्रह्मर्षि। इस तरह से आपका ये हुआ है। चलिए अब हम इधर देखेंगे, इधर आपको मिलान करना है। तो कैसे मिलान करना है, देखिए पहला दिया हुआ है वर्ग फर्स्ट में दिया हुआ है दीर्घ संधि, तो आपको इधर दूसरे वर्ग में दीर्घ संधि दिखना है। तो दीर्घ संधि 6 नंबर पे है, अर्थात च के बाद जो 6 आया है 6 में रजनी प्लस ईस रजनीश है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि नीचे दिया हुआ है दूसरे नंबर पे वर्ग फर्स्ट में, तो व्यंजन संधि का उदाहरण देखिए सबसे नीचे वाला ज नंबर पे सत प्लस चरित से सच्चरित बना है। इसी तरह से तीसरा दिया हुआ है वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि का उदाहरण देखिए सदा प्लस एव से सदैव बना है। और देखिए गुण संधि दिया हुआ है, तो गुण संधि का उदाहरण आपका यहाँ रामा प्लस ईस से रमेश बना है। और फिर देखिए यड़ संधि आ गया, यड़ संधि का उदाहरण आपको है जो है 5वां नंबर, तो सु प्लस आगत से स्वागत बना है। अयादि संधि को हम देखेंगे, अयादि संधि 6 नंबर भव प्लस उक से भावुक बना है। अब देखेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि आपको दिखाई दे रहा है ख नंबर में, ख में दिया हुआ है नमः प्लस कार से नमस्कार बना है। इसी तरह से हम देखेंगे दीर्घ संधि जो है फिर से दिया हुआ है, तो दीर्घ संधि का आपका 8वां नंबर सबसे ऊपर क में मिलेगा, क में है भानु प्लस उदय से भानुदय बना है। इस तरह से आपका ये आपको मिलान करना है। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है संधि विच्छेद कीजिए। तो अब हम इन संधियों का विच्छेद करेंगे जो नीचे दिया हुआ है। चलो दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है लोकोक्ति, तो लोक प्लस उक्ति से लोकोक्ति बना है। नवोढ़ जो बना है नव प्लस ऊढ़ा से नवोढ़ बना है। सप्तर्षि जो है सप्त प्लस ऋषि से सप्तर्षि बना है। और इत्यादि इति प्लस आदि से इत्यादि बना है। शास्त्रार्थ जो है शास्त्र प्लस अर्थ से शास्त्रार्थ बना है। पित्रादेश जो है पितृ प्लस आदेश से बना है। जलौघ जो है जल प्लस ओग से बना है। और नाविक शब्द जो है नाव प्लस इक से बना है। शयन जो है से प्लस अन से बना है। पर्यावरण पनि प्लस आवरण से पर्यावरण बना है। निश्चिंत जो है निह प्लस चिंत से निश्चिंत बना है। दुर्गुण का हम देखेंगे, दुर्गुण दुह प्लस गुण से दुर्गुण बना है। इसी तरह से देखिए, अब देखिए दिगंत, दिगंत दिक प्लस अन से दिगंत बना है। षड प्लस आनंद से षडानन बना है। ट जो है ड के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब देखिए उत प्लस मत से उन्मत बना है। ऐसे ही तद प्लस रूप से तद्रूप बना है। उत प्लस घाटन से उद्घाटन बना है। उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल बना है। पद प्लस धति से पद्धति बना है।
अब देखिए सम प्लस गीत से संग सॉरी सम प्लस गीत से संगीत बना है, सम प्लस सय से संशय बना है, बी प्लस सम से विषम। सम जो है आपका ये मूर्धन्य स है वो रहेगा दंती स, इसका आपको ध्यान देना रहेगा। दुह प्लस शासन से दुशासन बना है, ए जो है विसर्ग संधि है, दुह प्लस शासन होगा सो दुशासन होगा। नीरज जो है, नीरज का देखिए नी प्लस रज से नी प्लस ज से नीरज बनेगा, नी प्लस ज। चलिए इस तरह से बच्चों आज का ये क्लास समाप्त हुआ और आज के लिए बस इतना ही। आगे का लिटरेचर लेने वाली हूँ आगे वाले लेसन में आगे वाले क्लास में। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आराम से और अच्छे से एक एक उदाहरण ले करके दिखाया है आपको। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।